हम लोग पिछले क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म किए थे और आज हम लोग जो है नए सब्जेक्ट का शुरुआत कर रहे हैं, पॉलिटी ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें पहला चैप्टर शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक इतिहास बताइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से कब शाही चार्टर प्राप्त किया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर प्राप्त किया था। ठीक है, इस चार्टर के द्वारा कंपनी को आरंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया। ठीक है, क्या दे दिया गया था? एकाधिकार दे दिया। कितने समय के लिए? 15 वर्ष की अवधि के लिए। 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया। तो याद रखना है, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे दिया गया था, जिसमें कंपनी का संविधान, उसकी शक्तियां और विशेषाधिकार निर्धारित थी। ठीक है, आगे आइएगा। आगे चलकर ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तार कर दिया। क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। तो कब किया? 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने, ब्रिटिश का सम्राट जो था जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में एक नए चार्टर के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1771 के अंत तक कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु समय समय पर विभिन्न एक्ट पारित किया, जो इस प्रकार है। तो ये याद रखना है कि 1771 के अंत तक कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार का एक्ट पारित किया। ठीक है, तो कंपनी का शासन जो है 1773 से लेकर 1858 तक चला। कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है 1773 से लेकर 1858 तक। ठीक है, तो पहला देखिए 1773 में कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या काम हुआ। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट को, इस एक्ट को तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित किया था। ठीक है, गवर्नर कौन था? प्रधानमंत्री। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित कौन सा समिति? गुप्त समिति। और गुप्त समिति के सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है, गुप्त समिति के तहत जो है रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। और प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। हाँ, इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व था। जैसे कि सुनिए, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के
कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, तो क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के द्वारा रखी गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, अब सुनिए, तो इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? तो पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया। तो याद रखना है, बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर क्या किया? गवर्नर जनरल। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो शासन की समस्त शक्तियां का उपयोग संयुक्त रूप से करते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट यही याद रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, आगे आइए, वारेन हेस्टिंग्स को इस एक्ट के तहत बंगाल का क्या बनाया गया? प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, आगे देखिएगा, तथा फिलिप फ्रांसिस क्लेवेरिंग, मॉनसन एवं बर्बेल को 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में नामित किया गया। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी नामित किया गया, जिसमें 4 नाम है, फिलिप फ्रांसिस क्लेवेरिंग, मॉनसन और बारबेल। ठीक है, ये 4 व्यक्तियों का 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में इन चारों का नामित किया गया। आगे देखिएगा, इस अधिनियम के तहत, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले ये सभी प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी। ठीक है, क्या हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई, मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है, मतलब इसके कंट्रोल में आ गए, जो कि पहले क्या थे? सभी स्वतंत्र थे। आगे बताइएगा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुआ था। 1774 में हुआ था। किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हुआ था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल था। ये सुप्रीम कोर्ट जो स्थापना हुआ कलकत्ता में 1774 में, इसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, तो इस कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आते थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बताइएगा, इसका मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया था? तो सर एलिजा इम्पे। हाँ,
इस सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया? सर एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है, जिसका नाम था चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड, ठीक है। क्या क्या नाम था? चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, ठीक है। आगे बताइएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगा दिया, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके द्वारा मतलब इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? फिर से सुनिए। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण क्या कर दिया? सशक्त कर दिया। और इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना था, ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना था। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया। यही कारण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो क्या कहा गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना था, ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना था। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया। यही कारण है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आइए, 1773 के बाद जो है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। क्या आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781। अब सुनिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के दौरान क्या क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, ठीक है, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। हाँ, बंदोबस्त कानून। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को क्या बोलते हैं? बंदोबस्त कानून, ठीक है। तो बंदोबस्त कानून जो आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्यों आया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है। आगे आइए, इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। आगे देखिए, इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंध का सीमांकन करना था, जो इसके पहले वाले एक्ट में
नहीं था। तो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। और देखिए क्या हुआ, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। ठीक है, राजस्व संबंधी मामला और राजस्व वसूली से जुड़े मामला को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई कंपनी के कर्मचारी सरकारी हैसियत से कोई कार्य करता हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। क्या किया, सुनिए फिर से। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई कंपनी के कर्मचारी सरकारी हैसियत से कोई कार्य करता हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। और क्या, सुनिए, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, क्या किया, कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया। ठीक है, इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखा जाए। ये 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया, आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों और परंपरा का ध्यान रखा जाए। ठीक है, और क्या हुआ इसमें काम, कहता है यह इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, क्या कहा गया, प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक विवादों और कठिनाइयों को दूर कर सरकार को सुदृढ़ बनाने में सहायक हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि 1773 के बाद कौन आया, 1781। ठीक है, मोटा मोटी भी इतना याद रखिएगा तो क्वेश्चन सही कर पाइएगा कि 1773 के जो भी कमियां था उसको दूर करने के लिए 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ठीक है, और आप लोग भी ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद MCQ क्वेश्चन है और MCQ क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद है 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद कौन आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया 1784 में, कब आया, 1784। इस एक्ट को 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया, जिस कारण इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। विलियम पिट द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट, पीट नाम के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पारित किए थे, इसलिए इसका पिट्स इंडिया एक्ट नाम है। और ये कब पारित हुआ था, 1784 में। ठीक है, अब सुनिए इस एक्ट में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या काम हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को क्या किया, अलग कर दिया। ठीक है, और सुनिए, इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए
नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरू हुई जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रहा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखिए, मतलब द्वैध शासन जो आया किस एक्ट के तहत आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई। द्वैध शासन, और ये 1858 तक चलता रहा। द्वैध शासन 1858 तक चलता रहा। आगे देखिए, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। ठीक है, क्या था? नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। और क्या हुआ इस अधिनियम में, पिट्स इंडिया एक्ट में? सुनिए, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 4 से घटाकर 3, और गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार दिया गया। गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार दिया गया। साथ ही बम्बई, मद्रास की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया। पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया। ठीक है, बम्बई और मद्रास जो है पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया। ठीक है, और क्या हुआ? इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784। इसका सुन लीजिए मुख्य बातें क्या है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में आया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट थे। और क्या इस एक्ट में द्वैध शासन आया? क्या आया? द्वैध शासन, जो कि 1858 तक चला। ठीक है, और क्या हुआ? तो भारत में जीती गई जो भी क्षेत्र थे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, 1786 का अधिनियम आया, एक्ट ऑफ 1786। तो 1786 का अधिनियम क्या है सुनिएगा। 1786 का अधिनियम, तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से पहले 2 मांगे रखी। वो 2 मांगे क्या है सुनिए। पहला मांग है उसे सेनापति या कमांडर इन चीफ बनाया जाए। कॉर्नवालिस क्या बनना चाहता था? उसको सेनापति या फिर कमांडर इन चीफ बनाया जाए। और दूसरी जो बातें थी, साथ ही विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को मानने या ना मानने का अधिकार हो। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को मानने या ना मानने का अधिकार हो। मतलब इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार हो। कौन सा अधिकार? वीटो शक्ति। वीटो शक्ति होता है कि वो अपने इच्छा अनुसार उस बात को मान सकता है, अन्यथा नहीं मान सकता, और उसके एक का नहीं मानने पर वो काम रोक दिया जाता है। ठीक है, और सुनिए, तो ये 2 बातें कॉर्नवालिस का मांग था। आगे जो है, उपरोक्त शर्तों को 1786 के अधिनियम में लागू करते हुए कॉर्नवालिस को पहला सेनापति या कमांडर इन चीफ बनाया गया। ठीक है, कॉर्नवालिस को जो है 1786 में क्या बनाया गया? कमांडर इन चीफ। हाँ, पहला सेनापति या कमांडर इन चीफ बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम।
क्या है 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम। तो ये चार्टर एक्ट कब आया? 1793 में आया। कब आया? 1793 में। इस अधिनियम के द्वारा जो शक्तियां कॉर्नवालिस को दी गई थी वे भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के लिए विस्तार कर दिया गया। क्या कहा? सुनिए, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत जो शक्तियां कॉर्नवालिस को दी गई थी वे भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के लिए विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, और सुनिए और क्या हुआ इस एक्ट में। इसके तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कब से? 1793 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, 1793 के चार्टर एक्ट से 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाने लगा। और क्या हुआ? इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की। ठीक है, गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की। ठीक है, और क्या हुआ? सुनिए, इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व में से ही दिया जाए। तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत जो है क्या किया गया? नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व में से ही दिया जाए। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार कब दिया गया? 1600 में। ध्यान रखिएगा, हाँ, स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार कब मिला? 1600 ईस्वी में। इससे पहले 1593 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी लिवेंट को स्थल मार्ग से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। ठीक है, इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले अगर बात करें तो 1593 में ब्रिटिश कंपनी लिवेंट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले एक कंपनी था लिवेंट कंपनी। तो लिवेंट को स्थल मार्ग से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1600 में उसको एकाधिकार मिला था। ठीक है, उसके बाद आइए तो 1793 का पहला चार्टर एक्ट है। 1793 में 20 वर्ष जोड़िए तो चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, अब चार्टर एक्ट 1813 आया 20 वर्षों के बाद। इसमें सुनिए क्या क्या काम हुआ। तो इस एक्ट की विशेषताएं क्या क्या है? तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया। कौन सा चार्टर एक्ट? 1813 के चार्टर एक्ट। ठीक है, 1813 चार्टर एक्ट एकाधिकार समाप्त किया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा। ठीक है, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को एकाधिकार बनाए रखा। ये दो को सिर्फ एकाधिकार बनाए रखा। बाकी ब्रिटिश कंपनी का जो था एकाधिकार को समाप्त किया गया। यानी अब भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश वासियों के लिए खोल दिया गया। एकाधिकार का मतलब क्या हुआ? एकल अधिकार ना। तो ये चार्टर 1813 से क्या किया? सभी ब्रिटिश वासी जो है अपना अपना व्यापार कर सकता था। ठीक है, तो ये हुआ, एकाधिकार को समाप्त किया। अब वहाँ के ब्रिटिश वासियों के लिए ये व्यापार करने के लिए खोल दिया गया। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने और आधुनिक विज्ञान संबंधित ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ? तो इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने और आधुनिक विज्ञान संबंधित ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया। ठीक है,
इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान किया गया। और क्या हुआ, तो इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को समाप्त किया गया। ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को समाप्त किया गया। ठीक है, और क्या हुआ, तो इसके तहत भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, कर टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया गया। कर नहीं भुगतान करने पर दंड की व्यवस्था की गई। तो ये 4-5 काम जो है चार्टर एक्ट 1813 के तहत आया। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसमें यही याद रखिएगा, एकाधिकार को समाप्त कब किया गया, तो चार्टर एक्ट 1813, एकाधिकार को समाप्त किया चार्टर 1813। ठीक है, एकाधिकार केवल 2 चीज़ों में रखा गया, चीन और चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, सिर्फ ये एकाधिकार रखा गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति थी चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ठीक है, और टैक्स की व्यवस्था भी की गई चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद 1813 के बाद 20 वर्ष जोड़िए तो 1833। ठीक है, यानी तीसरा चार्टर एक्ट आ गया ये 1833 का। ठीक है, हाँ, तो 1833 का चार्टर एक्ट में सुनिए क्या क्या काम हुआ। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। तीसरा चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, 1833, हाँ, और उसमें जो था अंशतः था। ठीक है, पूर्णतः नहीं, अंशतः समाप्त किया था 1813 चार्टर एक्ट, और 1833 में पूर्णतः उस कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था। 1833 चार्टर एक्ट क्या कहता है, कंपनी का तो एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, तो अब कंपनी का कार्य क्या रह गया था, ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था। ठीक है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तथा सभी सिविल और सैनिक शासन और राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। क्या क्या सौंप दिया, तो सभी सिविल और सैनिक शासन, राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण, ये सभी गवर्नर जनरल को सौंप दिया। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, आगे सुनिएगा, कानून बनाने की शक्ति को केंद्रीकरण कर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और मद्रास एवं बम्बई की परिषदों की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। ठीक है, क्या किया सुनिए, कानून बनाने की शक्ति को केंद्रीकरण कर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और मद्रास और बम्बई के परिषदों की कानून बनाने की शक्ति समाप्त किया। ठीक है, कहाँ का समाप्त किया, मद्रास और बम्बई का। अब सुनिए आगे इसी में है, इस एक्ट के द्वारा विधायी क्षेत्रों में भी केंद्रीयकरण आरंभ कर दिया। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार कर पहले 3 सदस्यों के अतिरिक्त उसमें एक विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य जोड़ा गया। ठीक है, चौथा सदस्य जोड़ा गया। भारतीय कानूनों को वर्गीकरण करने
और सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति हुआ। क्या नियुक्ति हुआ? विधि आयोग। हाँ, तो विधि आयोग की नियुक्ति कब हुआ? 1834 में। 1834 में। हाँ, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में आया। तो याद रखिएगा, विधि आयोग का गठन 1834 में, और उस समय अध्यक्षता किए थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग आया था। ठीक है, तो प्रथम विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। उसके बाद सुनिए, इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वर्ण या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त किया गया। किस धारा के तहत? धारा 87, याद रखिएगा। हाँ, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 में क्या किया गया कि धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वर्ण या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त किया गया। किस धारा के तहत? धारा 87। धारा 87। ठीक है, और क्या हुआ सुनिए, इस एक्ट के अधीन दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और अंततः 1843 में दासता को धारा 5 के तहत समाप्त किया गया। ठीक है, तो दासता का प्रथा 1843 में जो समाप्त हुआ, धारा 5 के तहत समाप्त हुआ। धारा 5। हाँ, तो याद रखिएगा, दासता को समाप्ति कब किया गया? 1843 में, धारा 5 के तहत। ठीक है, हाँ। आगे है, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। क्या किया? फिर से सुनिए, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे सुनिए, इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। क्या किया गया? सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। हाँ, हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, आंग्ल प्राच्य विवाद को सुलझाने को लेकर 1834 में मैकाले आयोग का गठन किया गया। 1834 में मैकाले आयोग का गठन किया गया। हाँ, इस आयोग ने जो सिफारिश दी, उस आधार पर 1835 में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। ठीक है, तो 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम क्या बना? अंग्रेजी। क्या बना? अंग्रेजी। ठीक है, और ये लॉर्ड मैकाले आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1834 में, और उसी के सिफारिश से 1835 में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले से संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं। तो इस लाइन को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत। ठीक है, पहला संकेत जो है कब मिला? तो 1833 चार्टर एक्ट में ही मिलता है। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट। उसके बाद देखिए, 20 वर्ष बाद 1833 के बाद 1853 यानी चौथा चार्टर एक्ट। चौथा चार्टर एक्ट। ठीक है, पहला चार्टर कब था? तो पहला चार्टर एक्ट 1793, और दूसरा 1813, तीसरा 1833 और चौथा 1853। टोटल 4 ही चार्टर चला। ठीक है, तो चौथा चार्टर सुनिए 1853 का।
1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों में यह अंतिम अधिनियम था। क्या था? अंतिम अधिनियम। चार्टर अधिनियम में यह अंतिम अधिनियम था। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान तंत्र में निम्न परिवर्तन किए गए। सुनिए क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। क्या कर दिया? विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 के तहत। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर कितना हो गया? 12। पहले 6 था, 6 बढ़ा, कितना हो गया? 12। ठीक है, तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर कितना हो गया? 12 हो गया। इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा जाता है। भारतीय विधान परिषद कहा गया। यही परिषद ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। छोटी संसद या फिर लघु संसद की तरह काम किया। तो याद रखिएगा 1853 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया, और यही परिषद ने छोटी संसद की तरह काम किया, यानी लघु संसद के रूप में काम किया। इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया, और इस प्रकार पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी शामिल किया गया। ठीक है, फिर से सुनिए। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया। नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया, यानी कंपटीशन एग्जाम देकर आएगा तभी वो भर्ती होगा। पहले नामजदगी का सिद्धांत था, मतलब केवल नाम मात्र का नाम से ही बैठा दिया जाता था। तो बाद में क्या हुआ, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत प्रतियोगिता व्यवस्था आरंभ किया, और इस प्रकार पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी शामिल किया गया। ठीक है, इसके लिए 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति कब हुआ? 1854 में। कब हुआ? 1854 में हुआ। इसने निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दिया। 24 से कम करके 18। इसमें से 6 सदस्यों को क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया। कितने को मनोनीत? 6 को मनोनीत। इसके द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। तो याद रखना है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 भारतीय प्रांत क्रमशः बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा के प्रांतीय सरकार द्वारा चुनाव किया जाना था। फिर से सुनिए, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 भारतीय प्रांत कौन कौन थे? बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा चुनाव किया जाना था। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग का टॉपिक रहेगा अगले नेक्स्ट वीडियो में ताज का शासन। ताज का शासन जो कि 1858 से 1947 ईस्वी तक। तो ये अगले वीडियो में हम लोग करेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।